हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, क्यों किया था और इसके क्या परिणाम रहे थे, सारी चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि सिकंदर था कौन। तो सिकंदर 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। और ये कहाँ के शासक थे? इसके बाद ये मेसोडोनिया के शासक बन गए थे। मेसोडोनिया, ठीक है, मेसोडोनिया पूरा समझ लिएगा। 356 ईसा पूर्व में जन्मे सिकंदर मेसोडोनिया में पैदा हुए थे। उसका पिता वहाँ पे बहुत बड़े सम्राट थे। उसके पिता का सपना रहता था कि यह पूरे दुनिया को जीतना। पूरे दुनिया को जीतने का सपना सबसे पहले मेसोडोनिया इसके सिकंदर के पिता का था। तो उसके पिता के बाद अब सिकंदर का भी सपना हो गया कि वो भी मेसोडोनिया से बाहर निकलकर पूरा दुनिया को जीतेंगे। तो इसी क्रम में वो मेसोडोनिया से बाहर निकलता है और अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हुए बहुत सारे शासकों को हराता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और इसी कड़ी में इस तरह से वो भारत की ओर भी रुख करता है, भारत को जीतने के लिए। ठीक है, तो भारत वो कब पहुंचता है? तो 300, देखिए समझिए, भारत कब पहुंचता है? तो इस तरह से 326-27 ईस्वी में भारत में पहुंचता है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर भारत को पहुंचता है। अब उसने आक्रमण क्यों किया, ये चीज़ समझते हैं। देखिए, ग्रीक ईरानी संघर्ष, ये जो मैं एक कारण रहा था जिस वजह से यहाँ पर आक्रमण किया था, क्योंकि ग्रीक और ईरानों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो चौथी शताब्दी में यूनानी और फारसियों के बीच विश्व वर्चस्व के लिए लड़ाइयाँ हुई थी। यूनानी भी और फारसी अपने अपने साम्राज्य का स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और फारसी सेना को हराने के बाद मैसेडोनिया विजेता सिकंदर ने भारत की ओर कूच किया है। क्योंकि ये यूनान जो देख रहे हैं ना, यूनान के ही थे। ये सिकंदर यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, और यूनान और फारसियों की लड़ाई के बाद यूनान की जीत हो जाती है। तो इसके बाद ये सोचता है कि भारत की ओर जाया जाए। तो इस तरह से वो भारत की ओर आता है। 326-27 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में असमानता थी, क्योंकि यह कई छोटे छोटे गणतंत्र राज्यों में जैसे कि तक्षशिला, पंजाब और गांधार जैसे जनजाति गणराज्यों में विभाजित था। शुरू शुरू में जब यह सिकंदर भारत आया था तो यहाँ पे क्या देखता है कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। जब राज्य छोटे छोटे रहेंगे तो वो शक्तिशाली नहीं होंगे। तो बड़े राज्य होना चाहिए, तो बड़े, तब ना उसे कह सकते कि ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरह से जब छोटे छोटे राज्य थे तो सिकंदर के लिए आसान हो गया भारत पर आक्रमण करके कब्जे करने का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है, खैबर दर्रा असुरक्षित रहा। इस प्रकार आक्रमणकारियों के लिए एक सुलभ मार्ग बन गया। क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा राज्य था, तो जो भी कोई भी आक्रमण यहाँ पर आराम से किसी छोटे राज्य को हरा करके लूट सकता था। तो इसी तरह से सिकंदर ने भी इसी चीज़ का फायदा उठाया। फिर दूसरा कारण ये था कि सिकंदर ने यहाँ क्यों आक्रमण किया था? तो भारत की संपदा, भारत को शुरू से जानते हैं कि भारत खनिज संपदा के मामले में, गहनों के मामले में शुरू से ही काफ़ी समृद्ध रहा है। बड़े बड़े जो लेखक आए उस लोगों ने भी हमारे भारत के बारे में लिखा है कि यहाँ के खनिज संपदा काफ़ी समृद्ध है, यहाँ गहनों के मामले में काफ़ी समृद्ध रहा था। और यही वजह था कि दूसरे देशों के बड़े बड़े आक्रमणकारी भारत आना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे, यहाँ पर शासन करना चाहते थे। तो इसी तरह से हेरोडोटस कह रहे हैं, सिकंदर भी भारत आता है और यहाँ पर लूटने का प्रयास करता है। भारत में सिकंदर का अभियान, अब समझते हैं कि भारत में सिकंदर का क्या क्या रोल रहा था, भारत में क्या क्या किया था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। और भारत में शासन कौन कर रहा होता है? घनानंद शासन कर रहा होता है। ठीक है, घनानंद का शासन उस समय भारत में था। तो सिकंदर कहाँ से घुसता है भारत? खैबर दर्रा से घुसता है। एक पास होता है एक तरीक़ा से, खैबर एक रास्ता होता है जिससे थोड़ा भारत में ये प्रवेश किया था। तो झेलम नदी ने भारतीय राजकुमार पोरस के प्रथम सशक्त प्रतिरोध का चिन्हित किया गया। और इस जगह में क्या होता है, झेलम नदी के आसपास जो था ना, भारत में राजा कौन थे? पोरस शासन कर रहे थे। अब पोरस का फिर सिकंदर के साथ लड़ाई होता है, ये झेलम नदी के तट पर। ठीक है, तो इस लड़ाई में क्या होता है, देखिए, सिकंदर ने पोरस को हाइडेस्पे यानी कि झेलम के तट पर युद्ध में पराजित कर दिया। सिकंदर ने यहाँ हमारे यहाँ के जो राजा रहे थे पोरस, उसको हरा दिया। और फिर भी वह पोरस की वीरता से प्रभावित हुआ और उसका राज्य बहाल कर दिया।
यहाँ तक कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन उसकी वीरता को देखकर क्या किया, सिकंदर ने पोरस को मारा नहीं बल्कि उसे उसका राज्य सौंप दिया। कह दिया कि तुम वहाँ पे शासन करो और मुझे जाने दो, मुझे अपना काम करने दो। फिर उसके बाद क्या होता है, सिकंदर पूर्व की ओर ब्यास नदी तक आगे बढ़ता बढ़ता रहा, लेकिन उसकी सेना ने मगध की दुर्जय शक्ति, युद्ध, थकान, बीमारी और घर की याद के कारण आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या होता है कि जब सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह में था ये नदी रहता है जो ब्यास नदी। इस ब्यास नदी के पार करने से सैनिकों ने मना कर दिया। उनके सैनिक कह रहे थे कि वो एक सैनिक काफ़ी थक चुके हैं, बहुत सारे सैनिक बीमार भी थे। उसके अलावा बहुत सारे सैनिकों को अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक सैनिक घर से बाहर रहे थे। और इस वजह से सैनिक जब ब्यास नदी को नहीं पार करते हैं तो सिकंदर को अपनी सेना के साथ वापस लौटना पड़ता है। और इस प्रकार सिकंदर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना टूट गया। यानी कि पूर्व भारत में जो उसको साम्राज्य करना चाह रहा था, उसका सपना वो टूट गया। और क्या होता है, जब वापस लौट रहा होता है तो बेबीलोन में एक जगह में क्या होता है, टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि सिकंदर की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, लगभग 33 या 34 साल की उम्र में उसका मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतने कम उम्र में, इतने समय के शासन में उसने पूरे दुनिया को अपनी शक्ति को दिखा दिया था और बहुत सारे साम्राज्य को इसने परास्त भी किया था। अब हम समझते हैं कि भारत पर सिकंदर ने जो आक्रमण किया था उसका क्या प्रभाव रहा था। तो पहला प्रभाव रहा था कि उत्तर पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप में यूनानी क्षत्रपों की स्थापना। क्योंकि उत्तर पश्चिमी जगह में सिकंदर आए थे तो यूनानी, सिकंदर तो खुद यूनानी थे, तो यूनानी के साम्राज्य की स्थापना इन जगहों में हो गया था। उसके बाद है विजित क्षेत्रों में यूनानी बस्तियों की संख्या में वृद्धि। अब जब यूनानी लोग बहुत सारा यहाँ पर रह गए तो उसकी बस्तियाँ भी बढ़ने लगी। जैसे कि कहाँ कहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए सिंध और काबुल के क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया और झेलम पर बुके फैला, ये सब जो जाति थे ये यूनानी जाति थे जो सिकंदर के साथ आए थे। अब बहुत सारे यूनानी यहाँ पर रह गए और उसका आबादी भी यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत के छोटे राज्यों को कमजोर कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिकंदर ने यहाँ पर जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे राज्य होते थे, क्योंकि बड़े बड़े राज्य तो होते नहीं थे, छोटे छोटे राज्य को बुरी तरह से हराया और उनको पूरी तरह से अंदर से खोखला कर दिया। यानी कि एक तरीके से जितना भी राज्य थे यहाँ के सारे कमज़ोर हो गए। जब कमज़ोर हो गया तो इस वजह से मौर्य साम्राज्य को एक मौका मिल गया कि अपना साम्राज्य विस्तार करने का। आगे देखते हैं कि व्यापार और संचार में क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो प्राचीन यूरोप और दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत के बीच 4 अलग अलग मार्ग खोलकर सीधा संपर्क स्थापित किया गया। यानी कि यहाँ पर 4 मार्ग खोले गए, 4 रास्ता बन गए। कहाँ तक के लिए, यूरोप और दक्षिण एशिया के लिए। तो और इसमें 4 मार्ग में 3 जो थे ज़मीन के रास्ते थे, तो एक था समुद्र का रास्ता था। यानी कि यही से सारे चीज़ प्रभाव जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण के कारण पड़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने